नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व एक भीषण महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19, जिसने पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को हिला दिया। और अब भारत की अगर बात करें तो यूं तो लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है और ये माना जा रहा है, ये आशा की जा रही है कि लॉकडाउन 4 में भारत पदार्पण करेगा, क्योंकि आज जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5वें संबोधन में जो कोविड-19 के दौरान राष्ट्र को संबोधित किया, इसका उल्लेख किया कि भारतवर्ष लॉकडाउन 4 में जाएगा, लेकिन विद ए डिफरेंस। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस कोरोना महामारी से जहां पूरी तरह भारतवर्ष जूझ रहा है, ये खुशनसीबी की बात है कि अभी तक उतनी मौतें भारत में नहीं हुई है जितनी पूरे विश्व की अन्य देशों में हुई है। लेकिन इसके साथ साथ एक चेहरा और भी सामने आ रहा है, जिस तरह माइग्रेंट्स का, लेबर्स का जो पलायन, लगभग कई हज़ार किलोमीटर पैदल वो जा रहे हैं, अपने आप में कुछ संकेत कर रहा है कि क्या हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के एक विशेष फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की है और पिछले 4 दिन से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन योजनाओं का अमलीकरण की बात कर रही है कि कितने दूरगामी प्रभाव होंगे, किस प्रकार विभिन्न सेक्टर्स को ये स्टिमुलस पैकेज मिलेगा और कितने इसके प्रभाव आने वाले समय में, खासकर जो कोविड-19 के कारण जो हर शोबा प्रभावित हुआ है उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन स्पष्ट शब्दों में, क्या ये 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज या विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, क्या वो वाकई देश में एक नई राह दिखा पाएगा? क्योंकि जिस तरह विपक्ष का आरोप है कि ये मात्र एक जुमला है, क्या ये सिर्फ एक जुमला है? क्योंकि लोग जो आज एक मूलभूत सुविधाएं या चीज़ों की जो दरकार है, क्योंकि जिस तरह लेबर तबका लगातार पैदल नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कई ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज हम सबके सामने हैं, क्या उनकी आशाओं को, उनकी आकांक्षाओं को ये 20 लाख करोड़ का पैकेज एड्रेस कर पाएगा? यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय आप सबसे करा दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री ललित महाजन जी बैठे हैं। आप चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बड़ी ब्राह्मण और अपने मुखर स्वर के लिए हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं और सीधी बात के माध्यम से बिल्कुल सीधी बात करते हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री नीरज आनंद जी। आप प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशन के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और रिटेलर ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू के आप प्रेसिडेंट हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रोफेसर मनोज भट्ट जी बैठे हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कार्यरत हैं और एक अर्थशास्त्री की नज़र से इस 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज की घोषणा है, विश्लेषण करेंगे कितने दूरगामी प्रभाव इसके सामने आएंगे। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री तेजिंदर सिंह वजीर जी। आप जाने माने प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, फॉर्मर मेंबर जे&के किसान एडवाइजरी बोर्ड के और प्रेसिडेंट है जे&के किसान काउंसिल के। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। ललित जी, क्या कहेंगे, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई है, क्या जो इस वक्त चुनौतियां, जो चैलेंजेस इस वक्त इंडस्ट्री के सामने हैं, ट्रेडर्स के सामने हैं, किसानों के सामने हैं, छोटे और मझोले जो एमएसएमईज उद्यमियों के सामने है, क्या उन चुनौतियों को, उनके आशाओं को ये एड्रेस कर पाएगा? सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये पैकेज अनाउंस किया है और अकॉर्डिंगली हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने इसको जो इस पैकेज के ऊपर जो भी अनाउंसमेंट की हैं, उसमें जो एक देखने की बात है कि अगर हम देखें कि सबसे एक तो अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया इन्होंने वो जो क्रेडिट गारंटी स्कीम में हमारे जो एमएसएमई सेक्टर को इन्होंने उसके लिए रिलीफ देने के लिए अनाउंस किया है। पर क्रेडिट गारंटी स्कीम में जो इन्होंने लोन देना है वो लोन है, बिल्कुल लोन है, वो कोई हमको रिलीफ नहीं है, कोई हमको कैश रिफंड नहीं है। जो हम पिछले 2 महीने से हम इसको सफ़र करें और हो सकता है कि इसको और एक्सटेंड हो जाए, तो उसके लिए जो हमारा, मैं जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करता हूँ कि एक लोन दे के लोन वापस लेना, इंटरेस्ट भी हमने देना है अगर देखा है, उसके लिए फिर ये मेरे को जो हमको ये कोई कैश रिलीफ हमको नज़र आता नहीं है। ये तो है कि एक हमारी जो लाइबिलिटी है वो हमारे, उसके लिए हमको एक इंस्टेंट रिलीफ मिला है। इस लाइबिलिटी को वो इंस्टॉलमेंट में देंगे और वो इंस्टॉलमेंट में हमें बाद में पेमेंट करना है, विद इंटरेस्ट पे करना है। जबकि हमने यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो हमने एक यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी हुई है, उसमें हमने उनको ये बोला हुआ कि हमको जो एटलीस्ट बैंकों का जो इंटरेस्ट है 3 महीने का, हमको बैंकों का इंटरेस्ट आप हमारे को जो अपना उसको आप हमको उसको
एग्जम्प्ट करी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारी वर्किंग बिल्कुल सफ़र कर रही है। 25 मार्च से बिल्कुल, हम लॉकडाउन के लोगों बाद। की पहले एक हफ्ता तो हमको बड़ी प्रॉब्लम आई, पर इसके लिए मैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जो हमारे हैं उन्होंने इसको उनके डिपार्टमेंट ने अंडर दी गाइडेंस ऑफ हमारे एलजी साहब हैं और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन्होंने 20 मई अप्रैल तक ऑलमोस्ट तकरीबन 90% इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने ये जो है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने का उनको परमिशन दे दी। पर उसमें हमको प्रोडक्शन 1/3 लेबर की एम्प्लॉयमेंट के साथ है। तो आज अगर हमारी 1/3 प्रोडक्शन चल रही है तो 1/3 तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं है। तो पहली चीज़ है कि हमारे को जो अगर ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमको देखे कि एक तो पहला हमारा सबसे बड़े इशू है कि हमको इंटरेस्ट का जो है वेव ऑफ करना चाहिए, या जो हमने जिन्होंने पे कर दिया है उनको इंटरेस्ट की रीइंबर्समेंट करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने इस पैकेज में एक नोट की है कि 90,000 करोड़ रुपया इन्होंने जी प्राइवेट पावर कंपनीज को दे दिया। बिल्कुल। प्राइवेट पावर कंपनी है वो 90,000 करोड़ रुपए कंज्यूमर के ऊपर पास करेंगी। उनको 90,000 करोड़ किस चीज़ का लॉस है, वो कंज्यूमर से बिल भी ले लेंगी और ये 90,000 करोड़ रुपये सेंटर से ले लेंगी। अब मेरे को बताइए, हमने स्टेट गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि आप हमारे को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को और सबको अपना ट्रेडर्स को सबको आप हमारे को मिनिमम डिमांड चार्ज जो फिक्स चार्जेस जो हैं वो एग्जाम करिए। बड़ी काफ़ी स्टेटों ने किया है, पर हमारी यहाँ पे जो अभी पीछे एक टास्क फोर्स बनी है उसका जो एक फर्स्ट रिलीफ दिया था उसमें जी इन्होंने फिक्स डिमांड चार्ज खाली कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को दिया है, वेरेज पावर टैरिफ के हिसाब से कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में इंडस्ट्री आती नहीं है जी। तो ये अगर ये 90,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट 3 या 4 कंपनियों को दे सकती है, तो हमारी स्टेट अगर यहाँ पे हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी अगर ये फिक्स डिमांड चार्ज व्यवहार करती है उसका इतना लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगा, 150-200 करोड़ रुपए का होगा। तो उससे क्या होगी, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 महीने का ये बहुत जो रिलीफ उनको मिलेगा। तो इसके साथ साथ अगर हमारा अगर देखिए सैलरी वेजेस का इशू, आज हमने मार्च महीने की सैलरी सबको दे दी, अप्रैल की सैलरी के ऊपर भी हम लोगों ने अपनी तरफ से जितने हमारे पास बैंकों में हमारे पैसे बचे थे हमने दिए, और अभी कई यूनिट ने नहीं भी दिए क्योंकि कैश ही नहीं है। अब उसके ऊपर कुछ हमारे जो ट्रेडर भाई हैं या इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी, उसमें उनको रिलीफ मिला कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई किसी को भी एक्शन नहीं लेकर वही नहीं देते। पर हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट हमको इसमें रिलीफ देती है, हमको सैलरी वेजेस का कुछ तो रिइंबर्समेंट करें। आज अगर 1/3 पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 2/3 तो सैलरी वेजेस हमारी जेब से जा रही है। तो ये जो हमारे 3 मुद्दे हैं, अगर इन 3 मुद्दों पे हमको अगर गवर्नमेंट रिलीफ देती है तो उसके बाद अगर हम वर्किंग के लिए हमारे को बैंकों से अगर सॉफ्ट लोन मिलता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, और क्रेडिट गारंटी स्कीम में हम कवर करके हम इसको अपनी जो यूनिट को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। पर अगर ये 3 इंसेंटिव हमको नहीं मिले तो मेरे को लगता है हमारा एमएसएमई सेक्टर जो आने वाले टाइम में कि ये एमएसएमई सेक्टर को ये बहुत बड़ा एक धक्का लगेगा। और उसमें मैं ये नहीं कहता, एमएसएमई में हमारे ट्रेडर भी कवर हो रहे हैं, हमारे होटल इंडस्ट्री भी कवर हो रही है, हॉस्पिटलिटी भी है, ट्रांसपोर्टर भी सारे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इतना 20 लाख करोड़ रुपया अनाउंस कर रही है तो हमारी स्टेट को भी अगर मैं कहता हूँ स्टेट को 50,000 करोड़ ही दे दे तो उससे हमारे सारे मोस्टली सेक्टर कवर हो जाएगा। नीरज जी, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ललित जी ने उठाई, और आप खुद नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, और चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन जम्मू के आप प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, क्या आपको लगता है कि लोकल के लिए वोकल होने की उन्होंने बात की है? क्या इस पूरे परिवेश में जहाँ एक मरहम लगाने की बात हम कर रहे हैं और आशा की जा रही थी कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं लेबर क्लास, माइग्रेंट्स, जिस तरह इंडस्ट्री की बात की है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें जो आगे पिछले खासकर 5 अगस्त के बाद एक ट्रांजिशन फेज में गुजर रहा है, यहाँ पर मरहम लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या उस मरहम को एड्रेस कर पाए हैं प्रधानमंत्री? देखिए, जहाँ तक जिन बिंदुओं पे ललित जी ने बात करी है उसके अलावा बहुत एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग जो इसमें हम देख पाते हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने जो अपने एड्रेस में कहा था लोकल पे वोकल जी, उसमें चूँकि वो जब भी कोई बात जोड़ते हैं तो उसकी दूरगामी परिणाम ज़रूर होते हैं। बिल्कुल। और वो हम आज जो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने उसके बाद 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही और आज उनकी 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज उसको वो समअप करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ साझी करना चाहूँगा। देखिए,
एक बात तो जो पहली बार हुई है हमारे देश में कि प्रधानमंत्री जी ने जिसको कहते हैं ना नेशनलिटी को जगाने की बात कही है और उसको इंडस्ट्रियल माध्यम बनाया है, क्योंकि कोरोना ने एक चीज़ तो सिखा दी है कि पूरे विश्व में आज जहां चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभर चुका था, तो ऐसे में उसके विवेक के ऊपर जो चर्चा हो रही है, कहाँ से निकला वायरस, कहाँ से नहीं आया, वो एक बात की बात है, लेकिन हम इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर कि जो नए स्टार्टअप्स की बात आ रही है, जैसे एमएसएमई का अभी जिक्र किया ललित जी ने, तो ये बिल्कुल सही है कि इस पैकेज में जहां रिवाइवल के साथ साथ नए के तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, और उस ओर ये एक बहुत बड़ी बात है। लोकल पे वोकल का मतलब क्या है कि हम जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे और इम्प्रूव करें। ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि भाई आज मान लीजिए मैं आपके समक्ष बैठा हूँ तो मेरे पास एप्पल का फ़ोन है मान लीजिए, तो हम यहाँ पे अगर एमआई बनाते हैं या लावा का फ़ोन बनाते हैं तो वो उसका स्टैंडर्ड हम कंप्रोमाइज़ करें। मतलब ये है कि हमारे उद्यमी या हम लोग उस लेवल पे, हमारे बच्चे उस लेवल पे काम करें कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड को दे सकें। हमारे यहाँ पे हम अपने विवेक को ऊंचा करके नेशनलिटी की तरफ बढ़ें, हम अपने देश को कैसे सुदृढ़ करें। मैं समझता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं की है कि इस पैकेज की वजह से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक हम, चूँकि इसके ऊपर मैं समझता हूँ बड़े भाग्यशाली हैं हमारे बीच आज मनोज भट्ट जी बैठे हैं, ये ज़्यादा विस्तार पूर्वक इसके ऊपर हमें रोशनी डालेंगे तो हम और इसमें लाभान्वित होंगे। लेकिन एक चीज़ के ऊपर मैं ललित जी ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी स्टेट कई मानों में इस लॉकडाउन से पहले भी प्रभावित थी, क्योंकि हमने 5 अगस्त से लॉकडाउन देखा। बिल्कुल था। सही। जिस बात को तरफ ललित जी ने बात नहीं की है, क्योंकि हम केंद्रीय वित्त मंत्री जी के पास 2 बार पहले भी गए, माननीय पीयूष गोयल जी के साथ भी गए, और जिस तरफ आपने बात की हमारी नेशनल बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम केंद्रीय नेतृत्व पे अभी भी दबाव बना रहे हैं। और कल हमारी 91वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, और मैं बताऊं कल हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में आदरणीय लालजी टंडन जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, और आदरणीय गवर्नर प्रोफेसर, उनका नाम बड़ा टिपिकल है, हमारे उड़ीसा के गवर्नर हैं प्रोफेसर शुरंगी लाल जी, कुछ ऐसा नाम है उनका, तो वो थे। उन्होंने हमें आश्वस्त तो किया है, सभी इस ओर ध्यान पूर्वक और पूरे क्या कहते हैं ना, जोर शोर से इस तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे हम हिंदुस्तान के छोटे से छोटे उद्यमी को उस ओर ले जाएं, हमारे बच्चे रिसर्च की तरफ चले जाएं, ताकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें, हम अच्छे पूरे विश्व भर में कंपटीशन कर सकें, ताकि कहीं ना कहीं जो भारतवर्ष का, आज आप देख रहे हैं, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने डिफेंस सेक्टर में ओपन अप करने की बात करी है, कोयले में ओपन अप बात करने की कोशिश करी है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ते हैं, जो एक रेड टेपिज्म हम कहते हैं। जब भी सरकारी बाबूगिरी में हम घुसते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को समय लगता है, तो इसमें हम उस ओर अगर देखते हैं तो हमें आशा की किरण नज़र आती है कि हम अब एक नए भारतवर्ष के ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम सभी की एक जिम्मेवारी देखते हैं हम कि छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा हमारा मैन्युफैक्चरर, क्योंकि छोटा ही बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ जो और मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ी इसमें हम देखते हैं जो हमारे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को काफ़ी फेवर करेगा कि जो उन्होंने 200 करोड़ के ऊपर ही ग्लोबल टेंडरिंग को अलाउ किया है, उसके नीचे के 200 करोड़ तक में वर्ल्ड टेंडरिंग में प्रोसेस नहीं हिस्सा ले सकेंगे एमएनसीज। तो कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे लघु उद्योग के लोग जो 100, 150, 200 करोड़ तक की टर्नओवर वाले होंगे, उनके लिए वो कैपिंग एक डेफिनेटली एक नए आयाम लेके आएगी, जिसमें वो लोग प्रतिस्पर्धा भी कर सकेंगे अपने आप में, और एक उनको एक बाज़ार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि जब लोकल बाज़ार की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक मजबूत करने की बात होगी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने की बात होगी, और आने वाले दिनों में जब हम इसको पूर्णतः
समावेश करते हैं। जैसे हमने आपने देखा कि MHA कोई गाइडलाइन देता है तो स्टेटें उसको एज एडवाइजरी मानती हैं और उसको अपने तरीके से फिर इम्प्लीमेंट करती हैं। तो इसी तरह ये पैकेज में भी क्या है, वो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन उसको लोकल कैसे इम्प्लीमेंट करती है और हम उसको कैसे मिलके, ललित जी भी हमारे साथ हैं, हम भी साथ हैं, हम मिलके हमारे व्यापारी भाइयों को आने वाले फ्यूचर में कैसे जल कर सकते हैं, वो एक बड़ा प्रश्न होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमारा पूर्णतः साथ देगी, ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर और लेह, जो आज आगे ही इकोनॉमिकली मैं कहूँगा डेफिसिट था, हम लोग इकोनॉमी में पिछड़ चुके थे सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। हम 5 अगस्त से ही लॉकडाउन की तरफ बढ़े थे। हमारी होटल इंडस्ट्री बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उद्योग हमारा उतना कारगर नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं हैं, हम एक कंज्यूमिंग स्टेट हैं। तो हम बहुत हद तक टूरिज़्म के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हमारे साथी जो होटल इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल ट्रेड में हैं, रेस्टोरेंट्स में हैं, वो आज बहुत स्ट्रेस में हैं। हम उनको कैसे एड्रेस कर पाएंगे, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। नीरज जी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे आपने कहा कि रिवाइवल और न्यू स्टार्टअप्स की इस घोषणा से उम्मीद नजर आएगी। प्रोफेसर मनोज, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं, उसमें से लगभग 7 लाख करोड़ पहले ही घोषणा हो चुकी है। क्या एक सार निकाल के लिए ला सकते हैं एक संक्षेप में, जो हमारी वित्त मंत्री ने लगातार 4 दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक जो डिफरेंट स्कीम सेक्टर्स को एड्रेस करने का प्रयास किया है? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। शुरुआत से हम इसे समझते हैं। पहली चीज़, कोरोना जो ये आ गया है, इसमें सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। तो ये कहना कि इसमें हर 15 या 20 दिन में कोई, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँगा कि हर 15-20 दिन में एक नया पैकेज आ सकता है। कारण आप सोचिए, लॉकडाउन के बावजूद भी आज हमारे वहाँ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स चाइना के आगे निकल चुके हैं, और अभी लॉकडाउन जैसे ही खुलता है, हो सकता है नंबर ऑफ डेथ्स हमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएं। तो आपको याद होगा कि इनिशियल पैकेज भी आया था, उसके बाद ये सेकंड इन्होंने 10% ऑफ GDP दिया है। आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी देखें तो वो भी पंप करते जा रहे हैं। क्या ये पर्याप्त होगा? पहली चीज़, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सोचा ये कि हम ऐसा करते हैं कि चाइना को, क्योंकि चाइना सबकी ही नज़र में आ चुका है, सारे राष्ट्रों की नज़र में आ चुका है, क्योंकि उसकी कई चीज़ें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वुहान वायरस वहाँ से आया, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके बाद उन्होंने WHO को नहीं बताया, और कई कारणों की वजह से कंट्रीज़ उसके साथ ट्रेड कम करना चाहती हैं। तो ऐसे में, हालांकि अभी उनका मजबूरी है वहाँ से PPE खरीदना, मास्क खरीदना, वरना लंबे समय में उसके साथ ट्रेड कम करना चाहती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो। तो ऐसे में जो ये 20 लाख करोड़ है, ये हमारे प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि सप्लाई साइड से डाल करके हम कहीं ना कहीं हमारा MSME, हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर चाइना को रिप्लेस कर पाए। मगर कारण ये है, ये सोचा बहुत अच्छा सोच है, मैं इस सोच के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या ये लॉकडाउन के समय में, जहाँ की डिमांड ही खत्म हो चुकी है, भाई आपने प्रोडक्शन कर भी लिया। पहली चीज़ तो जैसा कि मेरे पहले लोगों ने कहा और सही कहा कि भाई आप इस दौरान हमें अगर थोड़ा बहुत विदाउट मॉर्टगेज लोन दे भी रहे हो, मान लिया, लेकिन वो प्रोडक्शन में करूं क्या, जबकि कोई एक तो 1/3 लेबर, दूसरा फिर अगर मैं प्रोडक्शन करता भी हूं तो बेचता कहाँ हूं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशियली ये सोचा है कि हम किस तरह से चाइना को रिप्लेस करें, लेकिन मुझे लगता है अगर ये प्रॉब्लम आगे परसिस्ट करती है, जो कि मुझे लगता है आगे बढ़ेगी ही, क्योंकि वैक्सीन अभी आ नहीं रही है, लॉकडाउन हमने खोला नहीं है, उसके बावजूद इतने मरीज हो चुके हैं, अभी माइग्रेंट्स आना शुरू हुए हैं, आप देख ही रहे हैं हमारे JNK में भी कितना बढ़ोतरी हो रही है इसकी, और पूरे इंडिया में बढ़ेगा ये ऐसे। और जो हमारे जितने भी बिजनेस हब्स हैं, चाहे वो अहमदाबाद हो, मुंबई हो, पुणे हो, मतलब इंदौर है, इन सब जगह तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये पैकेजेस और भी आएंगे और यहाँ तक देने पड़ेंगे, जैसा कि अभी मेरे से पहले कहा गया, हेलीकॉप्टर ड्रॉप ऑफ मनी। हेलीकॉप्टर ड्रॉप ऑफ मनी मींस, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, जिसमें कि आपको कैश इन हैंड MSME वालों को भी, एग्रीकल्चरिस्ट को भी और आम लेबर को भी देना पड़े, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ। अच्छा, अभी एक और बात कि क्या
ये खतरा टल गया है। तो मेरा ये मानना है कि इसके बाद जैसा कि अभी मेरे से पहले बोला जा रहा था और सही भी बात कही जा रही थी कि एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ऐसे में आपके लोग अपने डिस्ट्रेस में, लोग भुखमरी में किस किस तरीके चीज़ों में रिसॉर्ट कर सकते हैं, हो सकता है लूटपाट। ये इसलिए आपको अभी और भी तैयार रहना चाहिए कि और भी पैकेजेस आ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि अगर हम ये मोनेटाइजेशन से ये पैसा ला रहे हैं, मतलब मोनेटाइजेशन मीन्स प्रिंटिंग ऑफ मनी, क्योंकि अब हमारे पास कोई तरीका है नहीं, क्योंकि टॉक्स इस दौरान टैक्स कम ही हुआ है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं था तो टैक्स भी कम हुआ है, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा जो है इस समय प्रिंटिंग के अलावा और कोई तरीका रह नहीं गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इट्स एज गुड एज प्रिंटिंग मनी। हाँ, मेरा एक मानना है क्योंकि लॉकडाउन है और इतनी खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, तो एनी प्रिंटिंग ऑफ मनी विल नॉट लीड टू इन्फ्लेशन, इसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरफ से अपने आप को कोई भी ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरा मानना है ये लोग फूक फूक के कदम रख रहे हैं, ये सोच रहे हैं आज हमने ये किया, इसका 1 महीने का परिणाम देखते हैं, 1 महीने के बाद हो सकता है कि, क्योंकि मैं बता रहा हूं मुझे आने वाले 2 साल आप देख लीजिएगा, ये इससे हमारी मुक्ति नहीं है। प्रोफेसर मनोज भट्ट, एक चीज़ स्पष्ट तौर पे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त लोग डिस्ट्रेस में हैं, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, या फिर जो सब जो अपने बलबूते पे खुद काम कर रहे हैं, क्या उनको इस पैकेज से इमीडिएट रिलीफ मिल पाएगी? इस समय देखिए, इस समय इन्होंने डायरेक्ट रिलीफ नहीं दिया है, इस समय इन्होंने इनडायरेक्ट रिलीफ दिया। इनडायरेक्ट मीन्स हम एमएसएमई को देते हैं, और भाई हमारे एमएसएमई वाले भाई जो हैं वो अपने यहाँ ऐसे ही प्रोडक्शन तो करेंगे ही नहीं, लेबर लाएंगे, तो लेबर के पास तनख्वाह आएगी, लेबर के पास तनख्वाह आएगी तो वो खर्च करें। अभी इन्होंने ये सोचा है, देखिए इनकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये है कि हाउ टू रिप्लेस चाइना, क्योंकि चाइना, मैंने आपको बताया ना, मैंने वही बात बोली, अभी ये सोच रहे हैं। लेकिन जैसा कि अब बात निकल के आ रही है, हमारी ही बैठक में नहीं, विभिन्न बैठकों में ये बात निकल के आ रही है कि इमीडिएट रिड्रेसल के लिए क्या किया जाए। तो मेरा मानना ये है, सरकार का ये विचार होगा, मुझे लगता है कि एक बार जब माइग्रेंट लेबर थोड़ा सेटल हो जाती है और एक बार हमारा एमएसएमई दोबारा चलने लगता है और खुद ब खुद जो लेबर आज वापस जाने की बात कह रही है, वही लेबर कल की तारीख में फिर कहे कि नहीं भाई मुझे काम पे जाना है, तो उसके बाद का असर 1 महीने के अंदर ही आएगा, उससे पहले तो आ नहीं सकता। क्योंकि अभी तो वो लोग कह रहे हैं नहीं हमें वापस भेजिए, यूपी भेजिए, हमें झारखंड भेजिए, हमें बंगाल भेजिए। हो सकता है 1 महीने बाद वो लोग कहें कि नहीं हमारे कल कारखाने चालू हो चुके हैं, हमें उस पर काम पे वापस जाना है। तो वो असर के लिए सरकार बैठी है। अगर वो नहीं होता है और लोग इतने डरे रहते हैं या बीमारी इस कदर फैलती है कि हम उसको भी निपट नहीं पाते हैं, तो यकीन मानिए एक और पैकेज आपका जल्दी ही आ जाएगा, जबकि ये 10% है। और ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। सब लोग पहले कह रहे थे कि पीकिंग हो गई है, अब इसके बाद पीकिंग नहीं होगी। यूनाइटेड स्टेट्स में सुनने में आ रहा है कि पीकिंग उनकी जो एक्चुअल डेथ रेट है वो ज़्यादा है। दिल्ली में मुझे सुनने में आया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि 115 लोग मरे हैं, जबकि उनका जो डेटा आ रहा है क्रिमेशन और बरियल ग्राउंड से वो आ रहा है 415 का। मतलब गवर्नमेंट्स मैं ये नहीं कह रहा कि कोई झूठ बोल रहा है, प्लीज़ इसको इस तरह ना लिया जाए कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स सरकार झूठ बोल रही है। मेरा इसमें ये मानना है ये इस प्रकार की महामारी है जिसमें कि गवर्नमेंट्स को भी समझ में उतना ही कम आ रहा है जितना कि लोगों को, क्योंकि आपस में भाई एक डेथ हो जा रही है, लोगों को अंदाजा ही नहीं लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उतना हमारे पास ना तो पर्सनल है, आप सोचिए 1/3 में ही तो सरकार भी काम कर रही है, एक उनके पास इवन पुलिस फोर्स में भी 60 साल के ऊपर वालों को बुला नहीं रहे हैं ऐसे, और डॉक्टर्स के भी वही हाल है, और सब लोग अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ये इनिशियल पैकेज दिया है जो कि चाइना को मुझे लगता है कि अपने एमएसएमई सेक्टर, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, अपना डिफेंस सेक्टर हम किस प्रकार से सुदृढ़ करें और अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। मैं आपको जैसा कि बताना चाहूँगा कि कल मीटिंग है
जिसमें कि हो सकता है कि इंडिया को एक ऐसा स्टैंड लेना पड़े जिसमें कि हम WHO में ताइवान को एंट्री, क्योंकि इस समय चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, चेयरमैनशिप अगर हम WHO को में ताइवान को एंट्री दिलाते हैं तो यकीन मानिए कि हमारे चाइना से रिलेशन और ख़राब होंगे। आपको तो मालूम है इस दौरान लद्दाख में और सिक्किम में चाइना ने इस तरह की हरकतें करी हैं। तो ऐसे में हम जबकि चाइना के बदले में एक ऑल्टरनेटिव बन के उभरना चाहते हैं, चाइना किस प्रकार का रुख लेगा, ये इसलिए हमने इनिशियल पैकेज तो दिया है, और हमारे अंदरूनी हालात कैसे हैं, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है अगर महामारी कम नहीं हुई तो इतना ही बड़ा या इससे थोड़ा छोटा पैकेज दोबारा भी आ सकता है। प्रोफेसर भट्ट, आपकी अर्थशास्त्री की नज़र में आपने कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में सिचुएशन को देखते एक नया पैकेज भी आ सकता है अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है। तेजेंद्र जी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि भारत एक रूरल इकॉनमी है और आबादी का बेशतर हिस्सा कृषि और एलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या इस सेक्टर्स को लेकर जो पीएम्स पैकेज है या एक स्पेशल स्टिमुलस करने का प्रयास किया गया है, कुछ आशाएं जागृत हुई हैं? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। रोज़ आप देखते हैं कि किसानों की जो प्रोड्यूस इस लॉकडाउन के टाइम पे हमने ग्रो की है वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है। चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो आपके फ्रूट्स हैं, चाहे वो आपके फूल हैं, रोज़ ही आपने अखबारों में देख लिया है। और जो परसों हमने इनकी कॉन्फ्रेंस देखी निर्मला सीतारमन जी की, कोशिश की गई कि जो लॉन्ग टर्म रिलीफ है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जिस तरह इन्होंने बताया अर्थशास्त्री साहब ने, किस तरह हम चाइना को वो एक कट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश यहाँ पे की गई। और जो बताया गया कि 1 लाख करोड़ हमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को देने की बात की गई। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात की गई, 13,043 करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री को देने की बात की गई। उसके बाद हर्बल कल्टीवेशन की बात की गई। उसके बाद 500 करोड़ रुपया बी कीपर्स के लिए रखा गया, क्लस्टर बेस की बात की गई। कुल मिला के अगर इस सारे अनाउंसमेंट्स को ठीक तरह से प्लान किया जाए और जिस तरह ललित जी ने कहा, जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको देखे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं। इस समय हमारे पास ऐसी महामारी चल रही है कि हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ आई है, जब तक कि ना उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस आ जाएं, उसको प्रॉपरली प्लान किया जाए, तब तक हम इसमें कुछ अपनी बात कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या ये किसानों के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और ये टाइम भी नहीं है कि हम ये कह सकें। लेकिन जो बर्निंग इशू हमारे यहाँ चल रहे थे कि हमारे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड एक फैसिलिटी मिलती है जो कि सिर्फ 3 लाख तक की वो मैक्सिमम है। अगर सरकार करती कि उस फैसिलिटी को बढ़ाने की बात की जाती। बड़ी बार ऐसा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई त्रासदी हो जाती है, वो किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ किए जाते हैं और इंटरेस्ट माफ़ करने की बात वहाँ पे की जाती है, ताकि उससे ज़्यादा हमारे किसानों को एक रिलीफ सा मिल जाता और वो सोचते कि भाई जो हमारी फसल इस समय ख़राब हो रही है उसमें हमें कुछ ना कुछ करने के लिए एक मौका मिल जाता। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। ठीक है कि हमारे फार्म गेट से बात कर रही है सरकार की, फार्म गेट से प्रोड्यूस मार्केट के लिए ली जाएगी, और एक बड़ा अच्छा फैसला हो गया है कि भाई गवर्नमेंट ने APMC एक्ट में कुछ तब्दीली लाने की बात की है। बैरियर फ्री मार्केटिंग फार्मर्स को करने की बात की गई है कि जिसमें फार्मर्स को कोई बंदिश नहीं होगी कि वो अपना प्रोड्यूस किसी को भी बेच सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ उन्होंने ये भी लगाया कि भाई आपदा के टाइम पे कि स्टोरेज लिमिट की बात उसमें की गई है। वो भी एक अच्छा स्टेप है कि उसमें कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा और जो हमारे किसान हैं उनको भी फ़ायदा होने की बात इसमें की गई है। लेकिन फिर ये देखा गया कि अगर क्लस्टर की बात आई तो कश्मीर के केसर की बात उसमें की गई है, जबकि जम्मू में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बासमती ग्रो होती है, यहाँ पे अच्छे फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें भी ज़रा थोड़ा सा फोकस करने की हमें ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये देखने की ज़रूरत है कि आपने देखा होगा कि लेबर की बड़ी भारी दिक्कत इस समय हुई है और जो लेबर क्लास तबके को बर्दाश्त करना पड़ा, मूवमेंट में दिक्कत आई। और ये एक सिस्टम ऐसा रहा कि अगर कुछ सरकार देना भी चाह रही है, बातें हो जाती हैं कि फ्री राशन मिलेगा लेबर को, लेकिन वो कोई सिस्टम नहीं है जिसमें उसको वो मिल सके, पर्टिकुलरली मिल सके, या हमारे जो BPL फैमिलीज़ हैं हमारे रूरल एरिया में उनको कोई रिलीफ मिल सके। और आप ये बात यकीन जानेंगे कि एक यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हमारी गन्ने की होती थी जम्मू में, उसका हमें कोई बायर नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से टाई अप करा के हमने कल जो कुछ लोग हमारे जो मंडी में हैं, सब्ज़ी मंडी में, उनसे टाई अप करा के वो हमारा गन्ना आज पंजाब के लिए चला गया।
कि ये चीज़ देखिए कि फार्मर की फसल भी खड़ी है, उसके लिए ये जो पैकेज है मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे कुछ इम्पैक्ट आएगा इसमें कि भाई प्रोसेसिंग होगी, हब होंगी, लेकिन ये प्लान कैसे होगा और उसका फ़ायदा किसानों को कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हमारी स्टेट में ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ अगर पंजाब या गुजरात पहले करता है तो हमारी स्टेट पीछे रह जाती है करने में, इम्प्लीमेंट करने में पीछे रह जाती है। और इतना बड़ा, क्योंकि हमारे पास जो लैंड होल्डिंग है वो 0.6 एकड़ से बड़ी नहीं है, हमारे पास छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं। हमें उस पर सोचना पड़ेगा कि हमारे छोटे ज़मींदार को कैसे इसमें फ़ायदा हो सके, और आने वाले टाइम पे जो हमारे किसान हैं उनको किस तरह से इस पैकेज से फ़ायदा हो सके, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ललित जी, एक बार फिर आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा, और जिस तरह प्रोफेसर मनोज भट्ट जी ने भी कहा कि आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फाइनेंस पैकेज है अर्थव्यवस्था को स्टिमुलेट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म है, इमीडिएट रिलीफ नहीं आएगी। क्योंकि अगर कल हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने भी कल एक फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की है जिसमें एक कैश इंसेंटिव देने की बात की गई है, जिसमें हेल्थ सेक्टर्स के लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है। वैसी एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री की भी थी, ट्रेडर्स की भी थी। कहीं ना कहीं उनके जो नुकसान हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, दुकानों में पड़ा सामान सड़ गया, ख़राब हो गया, शोरूम में दुकान में पड़ा सामान ख़राब हो गया है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रही है, लेबर्स को सैलरी देनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं इसकी एक्सपेक्टेशन थी। चिनार टेक्सटाइल मिल कठुआ में जो हुआ, क्योंकि वहाँ से भी माइग्रेशन हो चुकी है, यही परेशानी हर इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त झेल रहा है। क्या समझते हैं कि क्या कदम इस वक्त, क्या आशा, खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वित्त मंत्री से या फिर केंद्रीय जो मंत्रालय डील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, कि एक इमीडिएट रिलीफ दी जा सके? इसमें ऐसा जी, इमीडिएट रिलीफ तो अभी जो नीड ऑफ द आवर जी। है, दैट इज़ की कैश रिलीफ, एक दैट इज़ ए मेजर इशू। जैसे सैलरी वेजेस का ऊपर इशू है, उसके ऊपर है। आज मेरे देखिए ESI कॉरपोरेशन के पास 91,000 करोड़ रुपए पड़ा है जी, वो हम लोगों का पैसा है, बिल्कुल, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉइज़ का पैसा जो कटता है हमारा, उसके ऊपर वो ESI कॉरपोरेशन चल रहा है। आज उनके पास 91,000 करोड़ रुपया अगर सरप्लस पड़ा है, तो उसमें से अगर ये अपना MSME सेक्टर को सैलरी वेजेस का रिइंबर्समेंट कुछ, मैंने कहा था 100% करो, कुछ परसेंटेज कर दीजिए, हमारा अपना पैसा है, हमारे काम आ जाएगा। आज जब नीड ऑफ द आवर जब जरूरत पड़ी है, तो एक तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इसके ऊपर जो है ये इसके ऊपर कोई ना कोई हमको रिलीफ दें। दूसरे आ गया सर बैंकों का इंटरेस्ट जो है। बिल्कुल। अब बैंकों का इंटरेस्ट जो है, बैंकों का तो मीटर चल रहा है, उन्होंने अभी 3 महीने के लिए डेफर किया, 3 महीने के बाद हमको देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अगर ये कहते हैं जी कि हम जी अब वो करेंगे जी आपका जी उसको जी टर्म लोन में कन्वर्ट करेंगे, क्या इंटरेस्ट छोड़ेंगे उसका? नहीं छोड़ेंगे। अगर इस पैसे को हमने टर्म लोन में कन्वर्ट करवा दिया तो वो तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ गया जो है। तो एक ये रिलीफ हमको चाहिए कि हमको एटलीस्ट लॉकडाउन पीरियड का, ये जो मैं इंसेंटिव कह रहा हूँ ना, लॉकडाउन पीरियड का हम लोगों को जो है ये रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट अगर करती है तो दैट विल बी ए बिग रिलीफ। तीसरा सेक्टर हमारा आ गया पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में भी हमको जो मिनिमम डिमांड चार्जेस और फिक्स चार्जेस हैं, इसकी तो हमको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी जिन्होंने पे कर दी हैं उनको बिलों में एडजस्ट करो, जिन्होंने पे नहीं किए हैं उनको आप वो करिए जी, उनके लिए आप उसको एग्जम्पशन दीजिए। तो ये 3 अगर मिल जाते हैं। और कल की अनाउंसमेंट भी की गई थी कि जो पावर सेक्टर है उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है जम्मू में यूटीज की बात हो रही है। यूटीज में जो है। हाँ, तो अगर कल उसमें सर अगर प्राइवेट उसको प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो आज हम लोगों की एक स्लोगन है इंडस्ट्री के लिए जी कि चीप पावर चीप, फिर चीप पावर कौन सी रह जाएगी? बिल्कुल, इंडस्ट्री कोई हम वी आर सिटिंग एट द फार एंड ऑफ द कंट्री, ये हमारा नहीं है। हमारा एक ट्रेडर नीरज जी के जो ट्रेडर भाई दिल्ली बैठे हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में मेटल बेचते हैं जी। हम लोग यहाँ से एक तो चाइना बैठ गया, पाकिस्तान बैठ गया, हम मंगवा सकते हैं, मंगवा के अगर यहाँ बिकता है नहीं बिकता तो हमको इवन थ्रू आउट प्राइस पे बेचना पड़ता है, तो हमारे पास कस्टमर ही नहीं, हमारे पास मार्केट ही नहीं है। तो ये 3 रिलीफ देने के बाद अगर आज गवर्नमेंट आगे जो लॉन्ग टर्म जैसे बात की है, मनोज जी ने बात की है, हम इसको वेलकम करते हैं कि ये जो इसको जो यहाँ पे स्टार्टअप्स को या बाकी को लॉन्ग टर्म रिलीफ दिया जाए। उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ा जो हर्डल्स आ रहा है इस टाइम, इसमें हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट में, दैट इज़ जो हमारे लेबर यूनियन है। लेबर यूनियन बिगेस्ट हर्डल जो लेबर यूनियन का है, लेबर यूनियन क्या करती है, हर्डल्स क्रिएट करती हैं। आज ये एक प्रपोजल आ रहा है जी 8 से 12 घंटे की वर्किंग करो, दैट इज़ ए वेरी गुड स्टेप। अगर 8 से 12 घंटे की वर्किंग करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसमें। बिल्कुल। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अडॉप्ट करना बड़ा जरूरी है। आज हमारी स्टेट में रोड शो कर दिए गए जी, 50 करोड़ रुपये खर्च कर दिया, हमारे पास लैंड ही नहीं है यहाँ पर। हमारे पास पावर का सैंक्शन लेने हम जाते हैं
मैंने 2 साल लड़ाई की जब डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे पावर मिनिस्टर से, 2 साल कि पावर का अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइए। आई डोंट नो क्यों नहीं आया जी। आज भी पावर सैंक्शन के लिए 16 टेबलों पे फाइल घूमती है। तो ये एक और बड़ा रिलीफ क्या कि आप कस्टम ड्यूटी, आज आप देखिए चाइना क्यों आगे बढ़ गया, चाइना आगे बढ़ गया ये भी हमको एनालाइज करना चाहिए। उन्होंने वहाँ लेबर लॉ ईज कर दिए, कस्टम ड्यूटी ज़ीरो कर दी वहाँ से जो माल बाहर बेचते थे, और जो एडिशनल बेनिफिट 12 घंटे की शिफ्ट की, जब 12 घंटे की शिफ्ट करने में लेबर को बेनिफिट होता है, उनको उतनी सैलरी ज़्यादा में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमारा क्या होता है, टाइम जो लॉस होता है ना, टाइम हमारा बचता है, जब शिफ्ट चेंज होती है टाइम बचता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर करनी है गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म के लिए, पर शॉर्ट टर्म में जो वर्किंग इंडस्ट्री को बचाना है वो तो तभी बच सकती है कि ये रिलीफ देंगे। नहीं तो 3 महीने का जो इम्पैक्ट है ना, मनोज जी ने बिल्कुल बोला ये 2 साल पे जाएगा। ये 3 महीने का इम्पैक्ट जो है हमको 2 साल, हमको 10 साल पीछे ले गया अगर गवर्नमेंट इसमें कोई रिलीफ नहीं देगी। नीरज जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई थी कि टैक्स ऑन डिविडेंड्स, रेंट, इंश्योरेंस पेमेंट्स पे 25% की रिबेट दी जाएगी। कितना उसका प्रभाव उसमें देखने को मिलेगा? और इसके साथ साथ वही बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, इस वक्त क्या आशा, क्योंकि आप नेशनल बॉडी के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं और स्टेट को भी आप, जम्मू को भी आप हेड कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन इस वक्त खासकर प्रधानमंत्री या फिर FM से आपकी है? देखिए विवेक जी, जैसे आपने अभी TDS की बात करी जी। है, इनकम है तो DDS है। पहले हमने उस तरफ सोचना है कि हम इनकम कैसे करें। बिल्कुल सही तो बात। हम उस परिवेश में तो बात कर चुके हैं कि मनोज जी ने भी बड़ी विस्तारपूर्वक इस पे पर चर्चा की है। 1-2 बिंदु है जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। इसके अलावा वो ये है कि आज हम एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। पूर्णतः हमें उम्मीद है कि ये लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो वो लेकिन डिफरेंट नेचर का होगा। प्रधानमंत्री जी की ही अनाउंसमेंट थी, डिफरेंट नेचर का होगा। यानी कहीं ना कहीं ये आभास हमें हो रहा है, जो हम नेशनल लेवल पे बातें सुन रहे हैं, कि उसमें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी ये दबाव है कि इकोनॉमी का जो पहिया है वो नहीं घूम रहा। सरकार के पास GST की इनकम नहीं आ रही है, सरकार के पास एक्साइज की इनकम नहीं आ रही है। आपने देखा कुछ सरकारों ने एक्साइज शॉप्स को खोला, हमारे यहाँ भी तैयारी हो रही है, बिल्कुल उम्मीद है कि कल वो खुलेगी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ में मैं विवेक जी आपके चैनल पे इसी कोविड के दौरान ही पहले कार्यक्रम में भी आया था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत हमें नज़र आ रही है कि जो हमारे प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, वो जैसे अभी ललित जी ने जिस तरफ इशारा किया कि पीछे भी हम हैं, तो वही भारतवर्ष, कोरोना के समय में भी वही हैं। कुछ व्यापारी भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है कि हमारा व्यापारी वर्ग ऐसा है, तो कुछ प्रशासन में बैठे अधिकारी भी इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मेरा ये कुछ बातें हमें जो बड़ी तकलीफ दे रही हैं एज ए समाज। देखो, मैं एक बात कहूँगा कि जब ये कोविड शुरू हुआ तो ललित जी भी इस बात से मुत्फिक होंगे कि उस समय किसी को पता नहीं था, इवन इंडस्ट्री के भाई लॉकडाउन होने की वजह से घर बैठ गए, बैठना पड़ा, लेकिन ट्रेडिंग वर्ग को आगे आना पड़ा इस बात के लिए कि कहीं कोई एसेंशियल कमोडिटी की दिक्कत ना हो जाए। वेरी ट्रू। ठीक है, इनके ही साथी हैं, फ्लोर मिलर एसोसिएशन के प्रधान हैं संजय पुरी जी, और वो नेशनल फ्लोर मिलर एसोसिएशन के भी प्रधान हैं। आप उनसे पूछिए किस तरह से बैठ के हमने कनक की कमी ना हो जाए, उनके पासिस की कैसे व्यवस्था की जाए, वो हमने मिल के, चाहे वो लोगों को खाने की चावल की कमी ना हो जाए, राइस सेलर एसोसिएशन को किस तरह से चलाया जाए, ऑयल की कमी ना हो जाए, ये यानी हमने एक यूनिसन होके काम किया। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को पता भी नहीं होगा। वो मैं क्यों बात आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वो एक वक्त था कि जब एसेंशियल की कमी ना हो, हमने सब में बैठ के उस बात के चर्चा की और रास्ता निकाला। क्यों? क्योंकि जो रियल स्टेक होल्डर्स थे, दे वर इन द लूप, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या है, मेरे को खदशात है कि हम बढ़ रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन ये 4 होता है, 5 होता है, कहाँ तक जाता है इसको किसी की ध्यान नहीं है। अभी कोई इसको पूरे तरीके से अश्योरिटी से कह नहीं सकता कि ये यहाँ पे रुकेगा। तो ऐसे में मैं आपके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं,
उनके साथ मशवरा करके आप जब कोई कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें फेलियर के चांस कम होते हैं। जहाँ तक असेंशियल की बात थी वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे ही नॉन असेंशियल को डील किया गया तो ऐसे ऐसे आरोप लगे प्रशासन में बैठे अधिकारियों के ऊपर भी, और कुछ ऐसे लोग जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी बिजनेस में आज कम है, कम क्या नहीं है मैं कहूँगा, उन्होंने बिजनेसमैन की क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो किया। जब उनको लूप में लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो ऐसे ऐसे आरोप लगे कि पासिस लेने तक के भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने आगे जब बढ़ना है तो हर बिजनेसमैन की भी एक इज़्ज़त है, इसी तरह प्रशासन में बैठे अधिकारियों की भी इज़्ज़त है। हम इल्ज़ाम तराशी की ओर ना बढ़ते हुए जीवन का स्तर कैसे ऊंचा करें और कोविड से कैसे फाइट कर सके, ये हम सबका, जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, हम सबका ये प्रयास है कि हम किस तरह से इस महामारी से बचें और अपने जीवन स्तर को, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं। जो अगर परेशानी आई है, जिस तरफ अभी मनोज जी ने भी इशारा किया कि आज केंद्रीय जो हमारी सरकार है उनका ध्यान है कि हम चाइना के साथ कैसे कॉम्पीट करें। कंपटीशन तो तभी होता है जब आपकी विल भी वैसी हो। सरकार क्या होती है, प्रधानमंत्री थोड़े हर जगह आते हैं, जो एक प्रशासनिक अधिकारी नीचे बैठा होता है हमारे लिए वो सरकार है। तो वो जरूर देखना है, जैसे इन्होंने कहा जो फाइल अगर 10 टेबलों पे घूमती है हम उसको कैसे सिंगल विंडो सिस्टम पे ले आए, हम वहाँ पे कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएं। कोई इनका बच्चा, आज मैं एक बात बता दूं, हमारे जो बच्चे हैं वो ललित जी ने तो मेहनत कर ली, 10 टेबलों पे घूम लिए, इनका बच्चा नहीं घूमेगा, ये मैं आपको बता दूं। वो चाहता है कि मेरे को आज किसान काउंसिल के हमारे साथ प्रधान बैठे हैं, इनको पूछो क्या इनका बच्चा खेत में जाके खेती करने चाहता है, नहीं चाहेगा, जब तक कि उसको आयाम उस तरह से नहीं मिलेंगे। हमने अपने बच्चों को अगर भविष्य की तरफ ले जाना है, आज हम कोरोना को तो फाइट कर रहे हैं लेकिन इसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। लोग घर बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे आज हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हम देखो जीने के लिए खाना इज नॉट, खाना जो है, खाना हर कोई अच्छा खा सकता है, लेकिन क्या वो खाने का जो रिसोर्स और सोर्स है उसको हम कैसे सेफ बनाएं, वो बहुत बड़ी ज़रूरत है आज। क्योंकि ये कोरोना हमारे लाइफस्टाइल को बदल देगा, हमारे कई व्यापारों को बिल्कुल ही मलियामेट कर देगा। लोग घर से होटल में खाना खाने नहीं जाएंगे, हमारे रेस्टोरेंट में लोग बड़ी देर तक देखेंगे आप, शादियों का हमारे बैंक्वेट हॉल के बिजनेसमैन हैं, होटलियर्स हैं, मैं आपको देखूंगा सरकार उनको किस तरह से करती है। बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी ने कि ये पैकेज शायद हर 15 दिन बाद सरकार को पैकेज ना लाना पड़े। केंद्र सरकार की तरफ से तो हमें कोई क्या कहते हैं ना, शिकायत नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं हमारे इवन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही है, लेकिन यस प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जहाँ पे एक सीरियस कम्युनिकेशन गैप है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, उसको हम दूर कर लें तो जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री के भाई हैं, जितनी अच्छे तरीके से ललित जी उस पर चर्चा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। अगर ट्रेड की बात होगी, चूंकि मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं उसके बारे में अच्छा बता सकता हूँ। तो ये आपके माध्यम से मेरा ये एक अपील है कि हम इस महामारी से और आने वाले दिनों में जो रियल टाइम स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे लूप में लें ताकि हम एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। प्रोफेसर मनोज भट्ट, नीरज जी ने रियलिस्टिक इश्यूज़ की बात की है, जो चुनौतियां वाकई में, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोग हैं, वो फेस कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ऑर्डर आ रहा है, किस प्रकार उन ऑर्डर्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर पिछले कुछ समय से नज़र आ रही है। नीरज जी और हम सब उससे बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक वन नेशन वन राशन कार्ड का जिक्र किया और इमीडिएट रिलीफ, खासकर जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ राशन की बात की गई है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, क्योंकि कोई भी स्कीम तब तक कामयाब नहीं होती जब तक पूरी तरह ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट ना हो। इस 20 लाख करोड़ के फाइनेंशियल पैकेज या उसके डिफरेंट सेगमेंट्स की अगर बात करें, क्योंकि भारतवर्ष में करप्शन है, रेड टेपिज्म है, क्या वो स्कीमें पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो पाएगी? जम्मू शहर की या जम्मू की अगर बात करें, यहाँ पर राशन डीलर्स की शॉप पे 1-1 किलो के काले चने आए, वो जनता तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, एक अपने आप में एक बड़ी बात है। आम लोगों को पता ही नहीं वो पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे सामने, क्या कहेंगे वो चुनौतियों के बारे में? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी कुछ कार्य करते हैं अपने समाज में, वो उसमें हम समाज के रहते करते हैं, समाज में बदलाव के बाद नहीं।
ये बात तो सच है, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो जितने ईमानदार या जितने करप्ट, जैसे हम लोग हैं, जितने ईमानदार या जितने करप्ट, जितने आलसी या जितने कर्मठ, जो भी जैसे भी जैसा समाज है उसी के अंदर आपको कार्य करना है ना। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपने लोगों को पहले जर्मन बना दें, हम अपने कार्य करने की शैली बदल दें, सब लोग ईमानदार हो जाएं, उसके बाद पैकेज की घोषणा करें। ऐसा तो होगा नहीं। देखिए, मैं मानता हूं इसमें केंद्र सरकार ने इस प्रकार का कार्य किया है। अभी 20 लाख करोड़ का हमें 10% ऑफ जीडीपी का ये पैकेज दिया है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है और जो कि बड़ी लाजमी भी है, एक तो ऐसे ही महामारी है जिसमें कि सब लोग कंफ्यूजन के स्टेट में हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है? पहली चीज, जब कोरोना नहीं था तब कौन सा बहुत अच्छा था जो अब हो जाएगा बहुत अच्छा? क्यों, अब तो कंफ्यूजन और बड़ा है और इस कंफ्यूजन का कई लोग फायदा भी उठाना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जरूर, देयर आर ऑलवेज पीपल हु विल टेक बेनिफिट ऑफ आउट ऑफ पेंडेमिक, है ना। और वो पूरे विश्व में है, ऐसा सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है। दूसरा, जो डायरेक्ट बेनिफिट है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार इसलिए भी नहीं दे रही है कि सरकार ने इस दौरान, अगर आपने देखा हो तो जितने माइग्रेंट को नहीं जाने दिया, उतने दिन उन लोगों को जो खाना खिलाना, उतने दिन उनको रखने की व्यवस्था, वो भी तो एक तरीके का डायरेक्ट बेनिफिट है। इट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट। फिर ट्रेनों को काट काट के उनको हॉस्पिटल बनाना, मतलब ट्रेनों में अंदर उन्होंने बेड्स बना दिए, है ना, और इस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाना, इस तरह से ऑलरेडी खर्चा बहुत हो चुका है। 20 लाख के पैकेज के पहले की बात कर रहा हूं मैं। ये सब डायरेक्ट बेनिफिट से सरकार बस एक चीज को लेके डरी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं, चाहे अगर वो डायरेक्ट बेनिफिट, जैसा कि मेरे से पहले यूनियन के प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट चाहे लेबर को दिया जाए या एमएसएमई सेक्टर को दिया जाए या ट्रेडर्स को दिया जाए या एग्रीकल्चरिस्ट को दिया जाए या किसी को भी दिया जाए या पावर सेक्टर को भी दिया जाए, तो उसमें क्या हो जा रहा है कि उसका कहीं ऐसा ना हो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट हो जाए। मतलब हमने तो पैसा दे दिया, पता चला चीज़ों के दाम ही बढ़ गए, तो बात तो एक ही रह गई। हमने भाई जिस हिसाब से पैसा दिया उस हिसाब से दाम बढ़ गए, तो जो चीज़ पहले 10 रुपए की आ रही थी अब वही 25 रुपए की आ रही है, तो मामला तो वहीं का वहीं रह गया ना। सरकार इस बात से डरी हुई है। तो मैंने इसीलिए कहा सरकार को इस बात से इसलिए नहीं डरना चाहिए कि ये जो पैकेजेस होंगे, चाहे वो प्रिंटिंग ऑफ मनी के ही द्वारा क्यों ना हो, ये नॉन इन्फ्लेशनरी होंगे। अच्छा, एक बात मैं अपने सब्जेक्ट के तौर पे भी कह दूं, ये ऐसी विपत्तियां हर साल तो आती नहीं, 100 साल 150 साल में कभी एक बार आती है। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े लोग थे, केन्स वगैरह, जिन्होंने की पूरी दुनिया को उससे बाहर निकाला। अफसोस की बात मैं कहूँगा, अफसोस की बात, इस समय वर्ल्ड ओवर, सिर्फ हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड ओवर कोई भी उस कद का इकोनॉमिस्ट, उस कद का पॉलिटिशियन मुझे दिखाई नहीं दे। वर्ल्ड ओवर बोल रहा हूँ, इसमें सिर्फ अपने ही देश को हम ये नहीं कह सकते, अपने को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि ये बताए कि अब इसके बाद क्या। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, अब उस ज़माने में हो सकता है पेशेंस ज़्यादा थी लोगों की, पेशेंस इस तरह से कि काफ़ी लोग मर गए 1914 1918 के बीच में, और क्योंकि पहले तो वर्ल्ड वॉर थी और उसके बाद फिर स्पेनिश फ्लू आ गया। आज की तारीख में जबकि इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का, लोगों के पास पेशेंस इतनी नहीं है। लोग चाहते हैं इमीडिएट रिड्रेसल। पैकेज आज दिया है, आज रिजल्ट होना चाहिए। आज अगर 4 आदमी माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी विपत्ति तुरंत टीवी में आ जाएगी, तुरंत सोशल मीडिया में आ जाएगी। लोगों के पास पेशेंस नहीं है। तो मेरा, और इसमें मैं कोई लोगों को भी दोष नहीं दे रहा, मैं लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये समाज ही इस प्रकार का हो चुका है। ऐसे में जबकि इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, सरकार, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर ये इस प्रकार समझिए, एक लाइन लगी है, इसमें सबसे पहले किसको राशन बांटा जाए, तो सरकार ने सबसे पहले एमएसएमई को इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया है फ्रॉम सप्लाई साइड। सरकार ने सबसे पहले एग्रीकल्चरिस्ट को दिया है, वो भी इनडायरेक्ट दिया है। लेकिन इसका मतलब ये न समझा जाए कि दूसरे लोगों की अनदेखी की जाएगी, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग, ये बजट नहीं है कि जो इसके बाद साल भर तक कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वॉलेटाइल सिचुएशन है, दूसरों का भी देना की जरूरत पड़ सकती है,
और मेरा मानना है जल्द ही पड़ जाएगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसे में ज़रूरत पड़ जाएगी अगर ज़रा भी, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद अगर महामारी बढ़ती है, बिना लॉकडाउन खुले तो हम चाइना के आगे निकल गए, अगर लॉकडाउन खुलने के बाद महामारी बढ़ती है और घर घर केसेस आ जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट और हाँ, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह थोड़े इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक बात बता दूँ, हर कुछ, देखिए सारा मैनेजमेंट, इंडिया इतना बड़ा देश है जहाँ एक एक स्टेट जो है यूरोप के कई कई देशों से बड़ा है, लक्समबर्ग से बड़ा आपका JNK है, सिर्फ है ना, लद्दाख पता नहीं कितने देशों से बड़ा है, मैं जबकि लद्दाख की पॉपुलेशन इतनी कम है उसके बावजूद बोल रहा हूं मैं, आप और उत्तर प्रदेश वगैरह आपके जर्मनी के बराबर है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, मैं तो कह रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट्स ही नहीं, जिले के लेवल पे भी आपको, आप बताइए ना, सिर्फ मुंबई आपका सिंगापुर से बड़ा हो जाता है ना, तो ऐसे में उनको भी अपने लेवल पे नए मॉडल्स तैयार करने की जरूरत है कि हमें कैसे इससे निपटना है, वरना मैं सही बता रहा हूं, चीजों के आउट ऑफ कंट्रोल जाते वक्त नहीं लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राज्य बेहतर कर जाएं, कुछ राज्य अच्छे न कर पाए, जैसा कि आपने देखा ही कि कोरोना से डील करने में भी ऐसा हो रहा है कि कुछ राज्य बेहतर कर जा रहे हैं, कुछ राज्य बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसमें बिना पॉलिटिक्स अटैच किए हुए ये बात बोल रहा हूं, इकोनॉमी के पैकेजेस को भी स्टेट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, जो भी पैकेजेस दिए जा रहे हैं ये थ्रू गवर्नमेंट्स ही जाएंगे, डायरेक्ट तो है नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसमें देयर इज इनफ एल्बो रूम कि वो भी इनोवेटिव होकर के कि हमें किसको पहले दिया जाए, जैसे कि लोकल नीड्स हैं, JNK के जो ट्रेडर्स की जो मांग है वो कोई ज़रूरी नहीं महाराष्ट्र के ट्रेडर की हो, जो JNK के प्रोड्यूसर के डिमांड है वो ज़रूरी नहीं कि गुजरात के प्रोड्यूसर की हो, और जैसा कि मेरे से पहले एग्रीकल्चर वालों ने कहा कि पंजाब और गुजरात में जो चीज़ एग्रीकल्चर में होती है JNK पिछड़ जाता है, तो डिमांड्स अलग अलग होने में रीजन्स को भी उतना ही इनोवेटिव होना पड़ेगा। मेरा तो एक और मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी सारे ग्रांट्स, अनटाइड ग्रांट्स देनी पड़ेंगी, मतलब कि वो पैसा राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज अपने हिसाब से खर्च कर लें, जहां उन्हें ठीक लगता है, उनके राज्य में या उनके प्रदेश में या उनके इलाके में प्रॉब्लम्स है। देखिए सारे प्लगइन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सॉरी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपने की है कि कहीं ना कहीं रिव्यू करना पड़ेगा सिचुएशन को, स्टेट गवर्नमेंट की यूटीज़ को भी। तेजेंद्र जी, एक चीज़ और भी है कि 2.5 लाख करोड़ का कंसेशन बूस्ट दिया गया 2.5 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में, कितना प्रभाव इससे पड़ेगा और जम्मू कश्मीर के परिवेश में क्या और आशा की जानी चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से KCC पे फोकस किया हुआ है सरकार ने, काम हो रहा है, और जो थोड़े बहुत पैसे देने थे KCC में वो दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह की नीड है, जिस तरह हमने कल भी एक मीटिंग में रिव्यू हो रहा था, हमने कहा कि अगर आप कहेंगे कि 50,000 30,000 से काम नहीं चलेगा, अगर हमें छोटा भी कोई स्टार्टअप खोलना पड़ेगा तो हमें उसके लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, या 1 करोड़ रुपए का भी स्टार्टअप हमें खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है कि सरकार ये चीज़ बड़ी कवायदा करे कि जो KCC का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, वही हमारा एग्रीकल्चर स्टार्टअप पे लगना चाहिए, ताकि जो हमारा एक नौजवान, जिस तरह अभी ललित जी ने बात करी, वो नौजवान आगे कैसे आएगा कि जब तक कि ना उसको उस स्टार्टअप को हम ऐसा बनाएं कि उसको लगे कि मैं यहाँ पे इज्जत से काम कर सकता हूँ, तो वो काम करेगा। जो फैसिलिटी, जो सपोर्ट हमें देने की ज़रूरत है तो वो हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बात हुई कि कोऑर्डिनेशन की बात हुई। जब ये कोरोना शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि हमारी वीट की जो कनक की कटाई कैसे हो। तो हमने जो कोशिश करी, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर और जो हमारे आजकल कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आए हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप के मीडियम से, क्योंकि कोविड में ये काम हो नहीं सका, और पहली बार ऐसा हुआ कि लखनपुर में एक पोस्ट इस्टेब्लिश होगी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको एग्रीकल्चर की कोई दिक्कत ना हो सके। ये सारा कुछ ऐसे हुआ, तो मैं अपनी LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूँगा कि इस समय कोरोना के टाइम पे अगर जो भी आपने हायर अप्स रखने हैं, ब्यूरोक्रेट्स रखने हैं, एक एक टास्क दे के रखना है, तो उनको फिर इसमें ट्रांसफ़र ना किया जाए। एक 2 साल की पॉलिसी हम बनाएं कि ये हमारा ब्यूरोक्रेट रहेगा, उसको ये टास्क दिए जाएँ कि भाई आपने एग्रीकल्चर रिव्यू करना है, इंडस्ट्री रिव्यू करनी है और इसको रिवाइव करना है, ये पैकेजेस अनाउंस करने हैं। जिस तरह से प्लानिंग हो उस तरह से इम्प्लीमेंट भी हो, ताकि बीच में आके कहीं हमें रुकना ना पड़े, और हमारे स्टेट में जो छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे लोग हैं, नौजवान काम करना चाहते हैं, और हम ये देख सकें कि किस तरह से बेटर हम इस पैकेज में
अपनी पूरी स्टेट को रिवाइव कर सकें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूरा जो एग्रीकल्चर खित्ते में जो स्कोप है, 80% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में है, उसको पूरी तरह से हम रिवाइव कर सकें और आने वाले टाइम पे हमारी एग्री एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ रिवाइव हो, लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम कर सकें। कोविड की सिचुएशन से ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें डिजिटल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। जिस तरह इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की बात करी, हमने भी जूम मीटिंग्स कल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में करी हैं कि ये बताने की कोशिश करिए कि हर जगह जिस तरह से हम कहते हैं कि अनाउंसमेंट्स या ये पब्लिक प्रेस मीडिया से कुछ काम नहीं चलेगा, हमें ग्राउंड पे जाके काम करने की ज़रूरत देखनी पड़ेगी और पूरे सिस्टम को रिवाइव करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे किसान, पिछले दिनों में एक प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ पे मिल्क की प्रॉब्लम आ गई थी, जो हमारे किसान दूध पैदा करते हैं उनका दूध बिक नहीं पा रहा था। कुछ कोशिश हमने करी और हम शुक्रगुजार हैं कि कुछ हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी कोशिश करी, कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आगे आई, कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर आगे आया, ताकि दूध का एक सिस्टम हमारी सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी कि दूध यहाँ से दूध लेके हम लोकल जो हमारे आंगनवाड़ी में लोग बच्चों को दूध दिया जाएगा। तो वो स्कीम भी जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। और एक ऐसा है, जैसे ललित जी ने बात करी, कोविड की पोजीशन में जिन लोगों ने यूनिट लगाए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनकी सब्सिडी इसमें निकल गई, लेकिन कुछ सेक्टर जिस तरह फ्लोरिकल्चर सेक्टर, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने कहा जी हम कोविड में बाहर नहीं निकलेंगे, हम तो काम नहीं करेंगे। तो उस तरह का एक हमें सिस्टम, जो सरकार कहती है कि बहुत सारा पैसा हमारी 90% पैसा हमारे लोगों को, सरकारी लोगों को तनख्वाह देने में चला जाता है, तो हमें देखने की ज़रूरत भी है इस कोविड की सिचुएशन में कि रिजल्ट फ्रेम वर्क डॉक्यूमेंट या जो हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है उसको पूरी तरह से हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। और इस पैकेज को बड़ा ऐसा सिस्टम में हमें प्लानिंग में करना चाहिए कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, फ्लोरिकल्चर सेक्टर है, यहाँ फिशरीज़ की बात की गई है, यहाँ पे बी कीपिंग की बात की गई, बहुत अच्छा सेक्टर है। और हमारे जम्मू कश्मीर का जो हनी है वो वर्ल्ड ओवर मशहूर है, तो उसको पूरी तरह से जो हमारा राइट फ्रॉम प्लानिंग, प्रोसेसिंग और उसके अलावा ग्रोइंग, पैकेजिंग एक हमारा सिस्टम, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसमें दिया जाए और ताकि हमारा जो आने वाला जो नौजवान है, आने वाला जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से ठीक हो सके। ललित जी, बिल्कुल अंत में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत, आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने, क्या इस पैकेज से या आने वाले समय में एक ट्रांजिशन नजर आएगी आत्मनिर्भर भारत की ओर? ऐसा आत्मनिर्भर भारत जो है ना, ये एक जो प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया, ये बहुत एक ऐसा स्लोगन है जिसके ऊपर हमारी कंट्री को हम कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। आत्मनिर्भर, अब लोकल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हमारे प्रोडक्ट अगर लोकली बिकेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारी आत्मनिर्भरता आ जाएगी, हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा विद इन दी कंट्री मेटल बन रहा है और विद इन दी कंट्री अगर बिक जाता है और उसमें हम लोग अगर इसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा हमारे को बेनिफिट आएगा। वो उसके लिए पर रीज़न है कि ये जो चल रहा है कि इन्होंने कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह जो है, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर इसमें प्ले करेगा आत्मनिर्भर में, कि हम लोग जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितनी हमारी हर्डल्स दूर होंगी, तो उससे उतना हम लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगी इसमें कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएं, अपना बेचें। आपके पास खादी बिजली जो KVIC का देख लीजिए एग्जाम्पल देखा आपने, उन्होंने वो कहीं ये जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस पर किया है तो कब से कहीं के कहीं पहुंच गया। हमारे यहाँ बम्बूज देख लीजिए, असम में इतना बम्बू है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कठुआ बेल्ट में बम्बू का उन्होंने कल्टीवेशन के लिए उन्होंने स्टेप लिए हैं। तो अगर हम लोकल लोग मिल के सारे ऐसा करेंगे, पर उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपको गवर्नमेंट की कोऑपरेशन कहाँ से मिलती है। मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करता हूँ, स्टोरेज की। ये देखिए, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CA स्टोर के लिए तो सब्सिडियाँ दे दी, इनके लिए कौन सी सब्सिडियाँ दी? हमारे भाइयों के लिए जिन्होंने पैडी स्टोर करनी है, राइस स्टोर जो करना है, उनके लिए कोई सब्सिडी नहीं है। सेम पैटर्न पे सब्सिडी चाहिए हमको जी। हमारे जो आज के नौजवान हैं, अगर उनको आप सब्सिडी दो, वो स्टोरेज बनाएंगे। स्टोरेज अगर बनाते हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट का, आज क्या स्टोरेज उनके पास नहीं है ना, वो थ्रू आउट प्राइस पे माल बेच देते हैं। आज उनके पास स्टोरेज हो तो वो मतलब कि इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ लाएँ, तो मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 साल में तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के एफर्ट से हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। ये मेरा, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। नहीं जी, बिल्कुल अंत में यहाँ से आगे आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, कितनी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम टैप कर सकते हैं अगर हम सही डायरेक्शन में बढ़े तो? बिल्कुल संक्षेप में देखिए, जहाँ से अब आपने शुरू किया था लोकल पे वोकल जी, ये एक बहुत बड़ा स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है
और स्लोगन के साथ साथ मैं कहूँगा मूल मंत्र दिया है कि ये वो मंत्र है जिसमें हम अपने बच्चों को एक नए भारत के निर्माण की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है, लेकिन वो विश्वास तभी होगा जो अभी तक की हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है, सभी मेरे पैनलिस्ट भाइयों ने जिस तरह इशारा किया है, वो तभी पॉसिबल है कि देखिए हर भारतीय, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो स्टूडेंट है, हर एक स्वाभिमान से जीना चाहता है। आप अगर देखेंगे हमारे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक जिसको हम जो बाहर चले गए हैं, जो विदेशों में आज काम कर रहे हैं, जब भी आप हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी कंट्री में जाते हैं, शायद ही किसी प्रधानमंत्री को उस दर्जे का स्वागत मिला जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने हमारे भारतवर्ष का जो स्वाभिमान है, जो एक इल्ज़ाम तराशी होती थी पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जो टॉप पे बैठते थे, उसको उन्होंने पूर्णतया विराम लगाया और उस तरफ ले गए कि जहाँ पे आज हर भारतीय मोदी जी के नाम का नारा लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि उन्होंने वो स्टैंडर्ड सेट किए। तो जब मोदी जी कोई बात करते हैं तो हमें भी आज बड़ा फख्र महसूस होता है, हर भारतीय को होता है जब वो अपने घर में बैठ के उनके विचार सुनता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे फिर मैं कहूँगा प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत है एक नए भारतवर्ष के निर्माण में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड-19 एक बहुत बड़ी चुनौती और उसका प्रभाव निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व, जम्मू कश्मीर में भी रहेगा। ऐसे में एक जो स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की गई है 20 लाख करोड़ की, आने वाले समय में कितना प्रभाव विभिन्न सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह हमारे सभी पैनलिस्ट का मानना है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत इस पैकेज की घोषणा की गई है। हो सकता है कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए एक नया पैकेज भी आए जो एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट या इंसेंटिव लोगों को या इससे जुड़े हुए लोगों को देगा। रियासत जम्मू कश्मीर की या केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कल 100 से ज़्यादा केस जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, जो अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लॉकडाउन 4 में हम दाखिल होने जा रहे हैं। और ऐसे में आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है हर व्यक्ति को, किस प्रकार इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचा सकें और किस प्रकार अपने साथ जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसके ख्याल रखें, तब जाकर एक हम सुदृढ़ भारत, सुदृढ़ जम्मू कश्मीर की संरचना कर पाएंगे। ललित महाजन जी, नीरज जी, प्रोफेसर मनोज भट्ट जी और तेजेंद्र जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।